और वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल QVB, चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म कटा है अपने सिलेबस में। तो ये फॉर्मूला जो किया था अपने FVB, F इक्वल टू QVB sin थीटा, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे अभी, ओके, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सिलेबस से कट हो चुका है फिजिकल टू QVB sin थीटा, पर ये यूज होगा भी आगे, अपने को काम आएगा, तो भूलना नहीं है इसको कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है। अब कटा क्या है सुन लो, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है ना तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेज दें, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। अब वो सर्कुलर होगा तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है, और इसके बेस पे एक टॉपिक था साइक्लोट्रॉन, जो हमेशा पेपर में आता था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कट चुका है, साइक्लोट्रॉन कट चुका है, तो ये कटा है। और थर्ड चैप्टर में अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सेकंड पार्ट में दूसरा भी था थर्ड चैप्टर में, ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कट चुका है, ओके। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पढ़ेंगे, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड थर्ड यूनिट में कट चुका है, तो थर्ड यूनिट देखेंगे। फोर्थ में भी बहुत सारे टॉपिक कटे हैं, ज्यादातर सेकंड पार्ट में से कटे हैं, अभी एट्थ यूनिट तो ऑलमोस्ट ही काट दिया उन्होंने। सिक्स्थ ऑप्टिक में से रिफ्लेक्शन काटी है, मिरर सिर्फ, रिफ्रैक्शन नहीं काटी है, ओके। चलो देखो अभी अपन पीछे वाला मैं तो बता देता हूँ, ऑलमोस्ट आगे सारे था। सुनो भाई, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल किया था, प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना। अभी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है, QVB sin थीटा। और जो नया एक योगिता है और एक शायद किसी ने और आना था, योगिता आपकी कोई फ्रेंड है बेटा, उसको बोल देना, मैं आपसे क्लास के बाद में, अभी मीटिंग एंड करने के बाद में आप बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग, ओके, QVB sin थीटा, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अभी Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा एंगल है। उसके बाद हमने किया था बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन, रिंग के सेंटर पे और रिंग की एक्सियल लाइन पे। ये रिंग के सेंटर पे है और ये रिंग की एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला है। स्ट्रेट वायर वाला भी किया था हमने बायट-सैवर्ट लॉ से, पर बायट-सैवर्ट लॉ से नहीं करना, इसको करना एम्पियर सर्कुलर लॉ से। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है कि किसी वायर के राउंड, क्लोज वायर के राउंड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्लोज इंटीग्रल करते हो, तो इंडक्शन होती है B.dl, उसका अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड द लूप, ओके। तो कोई हमने ये करंट कैरिंग वायर ले ली, इसके अराउंड ये करंट कैरिंग लूप है, इसकी मैं स्मॉल लेंथ ले लेता हूं DL, तो स्मॉल इंडक्शन क्या होगी, B.dl। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो टोटल इंडक्शन, और वो किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट टाइम्स जितना इस लूप में करंट है। तो सपोज लूप में करंट है I, तो म्यू नॉट इंटू I। अगर दो करंट होते ऐसे I1 और I2, तो मैं लिख देता I1 प्लस I2। तो जो भी आप क्लोज लूप ले रहे हो, देखो ये मैंने न्यूमेरिकल भी बाद में करवाए थे, इस क्लोज लूप में, क्लोज लूप का कैसी भी हो सकती, क्लोज लूप होनी चाहिए, ओके। अगर आप धागे को समझो भी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बेटा आगे है, मैं बताता हूँ, सुनो भी एक बार। रिंग की करवानी एरिया होता है, मैं नहीं करवा रहा, आप करवा दो। निखिल यार मैं रिकॉर्डिंग करवाना छोड़ दो। क्लोज लूप का मतलब क्या, आप धागा लो, धागे को गांठ बांध दो, अब वो क्लोज लूप बन गया, तो धागे को आप कोई भी शेप दे सकते हो, धागे को आप सर्कुलर शेप भी दे सकते हो, स्क्वायर भी दे सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी। तो गॉस थ्योरम लगती है क्लोज सरफेस पे कैसा भी हो, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगता है क्लोज लूप पे कैसी भी हो। अब इस लूप को देखो, इसमें दो करंट है I1 और I2, तीसरा बाहर है, तो यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बन जाएगा, B.dl म्यू नॉट I1 प्लस I2, अंदर करंट है I1 I2। अगर ये तीसरा करंट मैंने देखो अंदर ले आया, पर मैंने उल्टा कर दिया, तो इन दोनों को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो I3 को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब इस लूप के अंदर करंट कितना है, I1 I2 माइनस I3, ओके। एम्पियर सर्कुलर का प्रूफ जब किया था हमने, तो हमने B की वैल्यू पुट की थी, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता था स्ट्रेट वायर की वजह से कितना, और वही आ गया था। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर सर्कुलर लॉ से, तो ये हमने स्ट्रेट वायर ली, उसके अराउंड इमेजिनरी लूप ले ली, क्योंकि हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, उस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस A। प्रॉब्लम समझो क्या थी, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट है I, इससे A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब कैसे निकाला है, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए A रेडियस की मैंने इसके अराउंड लूप ले ली, इमेजिनरी लूप ले, ओके, ये P पॉइंट है। अब इसकी लेंथ ले ली स्मॉल dl,
तो इस पे आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे तो बी डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट इनटू जो करंट है, और करंट कितना है आई, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे थीटा 0 है अभी, क्योंकि ये डीएल भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो कोस 0 बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी निकालना है हमें, बी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन करके इधर ले जाएंगे, तो डीएल किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का, तो डीएल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई ए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय ए। ओके, अब यहाँ अगर 4 पाई बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया था स्ट्रेट वायर। तो समझो भी ध्यान से, ये देखो ये बी डॉट डीएल, जब एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करना है तो बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो अभी अभी ये रही, और जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिर ये आगे वाला पता अपने को म्यू नॉट आई, तब बी निकल जाएगा इसके बाद। ओके, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करना हो तो बी की वैल्यू याद रखना, और उस वो नहीं आएगा, आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो फिर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, रिजल्ट अपने को पता है, बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दो एप्लीकेशन और हैं जो मैं अभी एक बार नहीं करवा रहा, अभी है ये भी इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड होता है स्प्रिंग, अब मैंने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बता दिया था, और टोरॉइड होता है स्प्रिंग को हमने सर्कुलर कर दिया। ओके, दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना भी, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई है करंट, सेम टोरॉइड में म्यू नॉट एन आई। ओके, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट। अब मैंने तुम्हें एक काम दिया था, अभी मैंने कहा था कोई बता सकता है क्या मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है, किसी को पता है? चलो मैं अभी बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से देख लेना अभी। सोलेनॉइड, ये प्रैक्टिकल बात है, देख लेना आपको समझ में भी आएगी। उत्कर्ष बहुत बार लीव कर रहा है, बहुत बार ज्वाइन कर रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बनाता हूँ नितिन अभी लूप की, चल देखो सुनो, सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड मैंने बना दी, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, मैं यहाँ बी नॉट लिख देता हूँ। ये बी नॉट क्या है, जब अंदर सोलेनॉइड की क्या है, एयर या वैक्यूम। ओके, तो सोलेनॉइड को मैंने बैटरी लगा के, करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। अब क्या करते हैं हम, इस सोलेनॉइड के अंदर मैंने आयरन की रॉड इंसर्ट कर दी, ये आयरन की रॉड इसके अंदर डाल दी, या मैंने आयरन की रॉड ली उसके ऊपर सोलेनॉइड बना दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी, आयरन के अंदर, जब हमने अंदर आयरन डाला, देखो नॉट मतलब एयर, अब मैंने अंदर आयरन डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू ऑफ आयरन इनटू एन आई। तो अगर एयर है तो एयर का म्यू, और अगर आयरन है तो आयरन का म्यू। ओके, अब सुनना ध्यान से, रिलेटिव परमिबिलिटी बता रहा हूं, जो रिलेटिव परमिटिविटी भी थी, सुनो ध्यान से। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी याद हो, ये फोन थोड़ा भी वो मैसेज आ रहे हैं इसलिए थोड़ी वीडियो पॉज होती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता था, रिलेटिव परमिटिविटी। याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है आपने, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा 10th में आपने। अब आप 11th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करता है। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से भी देखो म्यू आर क्या आएगा, परमिटिविटी म्यू एम सॉरी मीडियम की, म्यू आर इनटू म्यू नॉट। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी परमिबिलिटी, ये परमिबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो मीडियम की परमिबिलिटी आती है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अभी बी नॉट कितना था सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन आई। अब आयरन में कितना था, मीडियम में, मीडियम लिख देता हूं, म्यू एम एन आई। अब इस म्यू एम की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू नॉट आई, तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन आई। अब ये म्यू नॉट एन आई क्या है, बी नॉट, तो बी एम इज इक्वल टू म्यू आर बी नॉट। अब यहां देखो भी, वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी, अपसाइलन एम बाय अपसाइलन नॉट, या फिर ई नॉट बाय ई एम, अगर आपको याद हो जब आपने कैपेसिटर किया था। अब यहाँ पे म्यू आर किसके इक्वल है,
बी एम बाय बी नॉट। तो एक तो ये डिफरेंस याद रखना। रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होती है? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम बाय मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ओके, तो अब सुनो, ओके लेट मत आया करो। तो चलो ध्यान से देखो भी, अब मैं क्या बता रहा हूं। अगर सोलेनॉइड के अंदर एयर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था? म्यू नॉट एन आई। अब वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर जब एयर थी या वैक्यूम था तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई। आपने उसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स बढ़ने वाला, म्यू आर टाइम्स बढ़ने वाला। ओके, अब आपको आयरन की मैं रिलेटिव परमिटिविटी बताने वाला हूँ। आयरन की, हाँ बोलो सर सोलेनॉइड और बोलो। सर टोरॉइड के लिए सेम ही था ना, म्यू नॉट एन आई? हाँ सेम था, सेम था, सेम था। अब यहाँ देखो भी, आयरन की रिलेटिव परमिटिविटी नियर अबाउट थाउजेंड्स में होती है, 1000 होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। आयरन की रिलेटिव परमिटिविटी 1000 होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, ये सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट। आपने अंदर आयरन की रॉड डाल दी तो मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है। ये फॉर्मूला देखो, बी मैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इनटू बी नॉट। तो जो एयर में मैग्नेटिक फील्ड था ना, अगर आप आयरन की रॉड डालते तो 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे मेटल डिटेक्टर काम करता है, पहले तो ये समझो। अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला था सोलेनॉइड में, आपने अंदर आयरन की रॉड डाल दी तो मैग्नेटिक फील्ड 10,000 टेस्ला हो जाएगा। इतना ज्यादा बढ़ेगा, 100 गुना बढ़ जाता, 1000 गुना बढ़ जाता है। अब वो जो आप पीवीआर में जाते हो या वो मेटल डिटेक्टर में आपको पास करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ये सोलेनॉइड है बहुत बड़ी, इसमें वायर लगी हुई है ऐसे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। सपोज आप कोई फायर आर्म कैरी करके अंदर चले गए, तो आपने इसके अंदर आयरन की कोई या मेटल की कोई चीज डाल दी इसके अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था अब वो 1000 टाइम्स बढ़ने वाला है। तो जैसे ही मेटल डिटेक्टर के अंदर से, मेटल डिटेक्टर एक्चुअली सोलेनॉइड है, उसके अंदर कोई मेटल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो उसको डिटेक्ट कर लेगी। अगर 1000 टाइम्स बढ़ता है तो वो बता देगी आयरन है, अगर 50 टाइम्स बढ़ता है तो वो बता देगी कि गोल्ड है। ओके, तो मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है, आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हो अंदर जाके। अगर आप लकड़ी की गन बना सको, अगर आप प्लास्टिक की गन बना सको, तो मेटल डिटेक्टर वो गन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है। अब टोरोड में भी वही है, ये टोरोड है, वो टोरोड आपकी बॉडी पे ऐसे लगाते हैं पुलिस वाले, हैंडल से ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको ऐसे। जैसे कि आपकी बेल्ट के ऊपर वो आवाज करता है, अगर किसी ने चेक किया हो ना, तो वो जैसे पुलिस वालों का हैंडल बेल्ट के बक्कल के ऊपर आता है ना, वहां से टी 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 वो आवाज करने लग जाता है। अब वो सायरन क्यों बजाता है, जैसे बेल्ट का बक्कल अंदर आता है मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स बढ़ जाता है टोरोड में, और वो सायरन बजा देती है कि यहाँ पे मेटल। तो मेटल डिटेक्टर समझ में आया आपको कैसे काम करता है? कोई लिमिट होती है क्या? क्या क्या होता है? कोई लिमिट होती है क्या उनकी, किसकी? उसकी मतलब इसकी, मेटल डिटेक्टर की? अगर इतना टाइम से बढ़ेगा तो पी करे, नहीं तो ना करे। हाँ लिमिट होती है, कैसे अल्टर होगा ना, वो तो डिपेंड करता है। देखो मैं तुम्हें, एक ने तो सिर्फ डिटेक्ट करना है, वो तो अगर एक टेस्ला है 1.2 टेस्ला पे बजा देगी, एक टेस्ला है 1000 टेस्ला पे भी सायरन बजा देगी। अब एक आजकल एडवांस आ गए हैं, वो ये भी बता देती है कि अंदर मेटल कौन सा है। अब देखो 1 टेस्ला से अगर 1000 टेस्ला हो तो वो बता देगी आयरन है, 1 टेस्ला से अगर मान लो 800 टेस्ला हो तो वो बता देगी निकल है, निकल का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कई तो जो आजकल डिजिटल आ रहे हैं वो तो मेटल भी बता देते हैं अंदर कौन सा है। पर जो लोकल अपने पास पड़े हैं ना इंडिया में तो क्या, ये इधर जो पीवीआर वगैरह में वो सिर्फ मेटल डिटेक्ट करती है, वो ये नहीं बताती कि अंदर मेटल कौन सा। तुम्हें पता आजकल कार्बन फाइबर वर्ड सुना तुमने? कार्बन फाइबर किसने सुना है, किसने सुना? यस सर, कार्स में क्या, यूज होता है लाइट वेट बनाने कहाँ के लिए। कहाँ यूज होता है? कार्स में। कार की हाँ बॉडी अब बनती है सुनो, सर जो बाहर वाली। हाँ अब आजकल, हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। कार्बन फाइबर नैनो ट्यूब से उतना ही हार्ड मटेरियल बन जाता है जितना स्टील है, स्टील मतलब आयरन। तो आजकल विधानचल जो भी है, आजकल ना दे आर प्लानिंग कि क्या हम कार्बन फाइबर की, अगर हम स्टील की बॉडी बना रहे थे गाड़ी की, हम कार्बन फाइबर की बनाने लगे,
लाइट वेट भी है, स्ट्रेंथ उसकी उतनी है। अब स्ट्रेंथ तुम समझो यंग्स मॉडल्स अगर तुम्हें याद हो तो कार्बन फाइबर का यंग्स मॉडल्स लगभग स्टील जितना होता है, पर वो बहुत लाइट वेट होता है। तो दे आर प्लानिंग टू हैव गन्स ऑफ कार्बन फाइबर। अगर कार्बन फाइबर की गन मेटल डिटेक्टर में आएगी, ओके, तो मैं तुम्हें यही बता रहा था, पर उसके लिए एडवांस मेटल डिटेक्टर बन चुके हैं आजकल, टेंशन मत लो तुम, डरने वाली बात नहीं है। तो मेटल डिटेक्टर इज एक्चुअली सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो जैसे ही उसके अंदर कोई मेटल जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अल्टर हो जाता है। हाँ ओके, हाइपर कार भी बनती है। मैं इसका डेरिवेशन अब इस फॉर्मूले का भी प्लीज मुझे कभी याद दिला देना, बाद में कभी करेंगे। म्यू नॉट एन आई होता है, इसका डेरिवेशन है प्रॉपर। वी नीड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो अभी कैमरा पे थोड़ा इम्पॉसिबल है मेरे लिए, इम्पॉसिबल तो नहीं, आई मीन टफ है आपको एक्सप्लेन करना। अब देखो भी मैग्नेटिक डायपोल बता रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। एक बात ध्यान से दिमाग में रखना, कई चीजें मैं बताता हूं, पता नहीं तुम्हें याद रहती नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल बताओ, कौन बताएगा? कोई जना भी बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत अच्छे से बताया था मैंने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? अरे बोलो, कोई जना भी बोलो। Equal and opposite charge separated by a small distance. ओके, एग्जैक्टली, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय, हाँ वो पूरा आप डायपोल मूवमेंट बता रहे हो, ओके, मैं डायपोल ही पूछ रहा हूँ। ओके, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो अपन 2a लेते थे हमेशा, ओके। तो डायपोल मूवमेंट होती थी चार्ज आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट थी। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, बाद में फोटो भेजूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब मैग्नेटिक डायपोल बताओ भी कोई जना, अब आपको समझ में आना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, और पोल कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब चार्ज को तो मेजर कर लेते थे 10 कूलम 20 कूलम, पोल को कैसे मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं पोल स्ट्रेंथ में, जो मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये पोर्शन कट चुका है। मैं लूप की बताने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं उसको सुन लेना। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। अगर ये पॉजिटिव क्यू या नेगेटिव क्यू, तो मैग्नेट में पॉजिटिव की जगह आता है नॉर्थ, नेगेटिव की जगह आता है साउथ। तो ये इक्वल एंड अपोजिट पोल है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है 2a। अब मैं क्या बताने वाला हूं, एक लाइन लिख रहा हूं, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में सिंगल पोल हो सकता है, कल्ला क्यू हो सकता है, कल्ला नेगेटिव क्यू हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में कल्ला नॉर्थ नहीं हो सकता। अगर नॉर्थ है तो उसका साउथ भी होगा ही होगा। अब यहां देखो ध्यान से, ये बार मैग्नेट है, इधर इसका क्या है? नॉर्थ पोल, इसका क्या है? साउथ पोल। मैं इसको तोड़ दूं ना, अगर बार मैग्नेट को मैं कल्ला नॉर्थ बनाना चाहता हूं, तो ये 2 छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, फिर तोड़ दोगे तो और छोटे बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में डायपोल भी हो सकता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, एंड इवन यू कैन हैव सिंगल पोल, कल्ला क्यू हो सकता है, कल्ला नेगेटिव भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में कल्ला नॉर्थ नहीं हो सकता। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का अगर नॉर्थ पोल है ना, तो साउथ पोल भी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लेना भी, मैग्नेटिक फील्ड में आप कल्ला साउथ बना ही नहीं सकते, उसका नॉर्थ भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? किसी को इसमें कोई डाउट है? ओके, आई होप नहीं है। चलो आगे देखो। तो सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। अब आते हैं अपन, तो अगर डायपोल है तो फिर डायपोल मूवमेंट भी होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कल्ला पोल है तो कल्ले पोल की तो डायपोल मूवमेंट होती नहीं, डायपोल था तो डायपोल मूवमेंट भी अपन ने पढ़ी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। और हम बार मैग्नेट की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लूप की। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट of current carrying loop। ओके, डायपोल मूवमेंट हमें करनी है करंट कैरिंग लूप की। तो ये करंट कैरिंग लूप है, सपोज इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। कोई मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड। कौन सा पोल बनेगा आपकी साइड? कोई जना बताना भाई, कोई जना बताओ।
याद है क्या मैंने कहा था एन लिख लेना। हाँ बोलो, किसने बोला? सही नॉर्थ बोला। पोल। नॉर्थ नॉर्थ पोल, हाँ एग्जैक्टली। अब यहाँ देखो भी, आपने पढ़ा है बार मैग्नेट 10th में, तो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है नॉर्थ से बाहर निकलता है और साउथ में एंटर करता है। ओके, तो अगर ये अपन मैग्नेटिक लूप बना रहा हूं मैं, तो इसमें करंट ऐसे घूम रहा है। देखो तो अपन डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से। करंट ऐसे घूम रहा है तो मीन सेंटर से फील्ड बाहर निकल रहा है, और बाहर कहां से निकलता है? नॉर्थ पोल। तो इस साइड नॉर्थ पोल बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, तो इस लूप में भी अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। तो फिर साउथ कहां होगा इस लूप का? अब ये ध्यान से देखना, अभी मैं इस कॉपी पे बना रहा हूं इसको। ये मैं एक लूप ले रहा हूं जिसमें मैं करंट चला रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं लूप। सर अगर ठीक है, अपन दूसरी तरह से देखें तो वो क्लॉकवाइज होगा, तो वहां से साउथवर्ड हो जाएगा। साउथ बनेगा एग्जैक्टली। देखो यहाँ नॉर्थ है ना, अगर इस लूप को मैं पीछे से देखता हूँ, यहाँ से देखो ये लूप वही वाली है, मैंने इधर भी बना दी इसके ऊपर। ये एरो अगर आपको दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, जो मैंने एरो लगाया था, देखो यहाँ ये एरो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। इस साइड क्या बनेगा? साउथ पोल। तो अगर मैं इस कड़े की बात करूं, देखो भी इसमें कड़े में एक सेकंड रुकना प्लीज, क्या आप लोगों को हाथ लग के। चल देखो मैं क्या बताने वाला हूं, इस कड़े में अगर मैं करंट छोड़ दूं, तो इस साइड से अगर नॉर्थ पोल है तो पीछे वाली साइड क्या बनेगा? साउथ पोल। तो इसमें भी दोनों पोल होते हैं। ओके, अगर आप किसी रिंग में करंट छोड़ते हो जो अपनी मिसप्लेस हो गई, कल परसों मैं रिंग यहाँ लेके घूम रहा था, अगर आप कड़े में, अपने कड़े में, जो आपने चूड़ी को अगर पहन रखी है, तो उसकी एक साइड से तो आपको करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी साइड से पक्का क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर एक साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर रिंग की बात करें तो रिंग में एक साइड अगर नॉर्थ पोल है तो पीछे वाली साइड क्या है? साउथ पोल। तो रिंग में भी दोनों पोल होते हैं। तो रिंग की डायपोल मूवमेंट में बताने वाला हूँ भाई। डायपोल मूवमेंट ऑफ रिंग क्या होती है? उसको डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते थे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना, एम इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है? करंट इनटू एरिया। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। आई क्या है? करंट। और ए क्या है? एरिया ऑफ लूप। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज करंट इनटू एरिया। यहां पे मुझे बताओ, करंट स्केलर है कि वेक्टर? चलो मैं बताता हूँ, करंट स्केलर है, एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी वेक्टर होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? जो एरिया की डायरेक्शन होती है। एरिया की डायरेक्शन चलो मुझे कौन बताएगा? अब ये तो मुझे आपसे पूछनी पड़ेगी, इसलिए पूछता हूँ मैं। ओके, प्रथम बता सकते हैं क्या एरिया परपेंडिकुलर किसके? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती थी भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके, तो अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर ये है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ए इज एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एम इज सेम एज एरिया वेक्टर। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा था? ये एरिया कैसे? जोर से बोल, बेटा तेरी आवाज आराम से बोल। एरिया का वेक्टर। एरिया वेक्टर तूने पढ़ा नहीं है क्या? फर्स्ट यूनिट किया नहीं था यार? तू लेट आया था ना। नितिन मेरी बात सुन, अभी तक मेरी बात ध्यान सुन ले। ये एरिया है, ये ले मेरे रेक्टेंगल है मेरी कॉपी, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें एरिया को 10th तक, आप 11th तक ही आप एरिया को स्केलर समझते थे। ओके, लेकिन एरिया वेक्टर अभी देखो, बहुत सारी चीजें जो आपको अभी पढ़ाई जा रही हैं जो आगे जाके गलत चीज है, तब आपको एरिया वेक्टर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ी है, तो नाउ एरिया इज वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके, वीडियो सही आ रही है क्या? वीडियो सही आ रही है? ये एरिया इसका, ये एरिया वेक्टर है नितिन, ठीक है? ये मेरा हाथ एरिया, इसका ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया इज वेक्टर और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू एरिया। तो ये लूप है, लूप का एरिया बनेगा ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, यही मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो ध्यान रखना भी, किसी भी लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता क्यों? पहले तो ये समझो क्यों होता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। डायरेक्शन में दोबारा से बताता हूं मैं, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, वी हैव बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर लूप है तो लूप में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसकी भी डायपोल मूवमेंट होगी
तो डायपोल मोमेंट होती क्यों है? बिकॉज देयर आर ऑलवेज टू पोल्स, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट इनटू एरिया। ओके, आई जो आपने लूप में करंट छोड़ रखा है, ए ये मैं डायपोल मोमेंट बता रहा हूँ करंट कैरिंग लूप की, बार मैग्नेट की नहीं बता रहा। बार मैग्नेट की कुछ और होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोज लूप क्या होती है? करंट इनटू एरिया। करंट तो स्केलर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है बेटा परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं देखो आपको बताऊं, आप जिस भी रूम में बैठे हो, जिस फ्लोर पे आप बैठे हो, आप उस पे खड़े हो जाओ उस फ्लोर पे, तो आप एरिया वेक्टर बन जाओगे उसके। आप डायरेक्शन हो और एरिया नीचे वाला फ्लोर है। तो ये लूप अपने इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऊपर। मैं हाथ से बता रहा था, ये मेरा हाथ भी एक एरिया है। देखो ये एरिया है ऐसे, ये एरिया इसकी डायरेक्शन है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू एरिया। ओके, ये फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से बताया था यार तुमने एरिया वेक्टर। चलो सुनो, इसके यूनिट कौन बताएगा मुझे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट्स, ऐसा यूनिट बताना। करंट के क्या आते हैं? एम्पियर। और एरिया के? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यहाँ याद रखो भी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के यूनिट होते थे कूलम मीटर, कूलम चार्ज के लेंथ के मीटर, तो इसके यूनिट थे कूलम मीटर, कूलम मीटर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के यूनिट हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया क्या नितिन? नितिन समझ में आया? तो एरिया, अगर ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस है r, तो एरिया क्या हो जाएगा? I इंटू ए। तो एरिया को लिख सकते हो आप पाई आर स्क्वायर। ओके, तो I करंट है, एरिया को ऊपर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्सियल लाइन पे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, देखो तो उसमें पाई आर स्क्वायर आता था, याद है आपको? जब आप एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये पाई ए स्क्वायर को एरिया लिख सकते हो आप। तो फिर यहाँ पे कहीं अगर आप करंट और एरिया देखो, ये क्या है? करंट, और ये बाकी एरिया, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं हम। ये आपने खुद निकालना है, 2m आ जाएगा ऊपर। ओके सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर अपन सर एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज लेते तो? ये लो, मैं ले लेता हूँ, अब मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। तो इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल, अब इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। दोनों पोल तो दोनों ही होंगे, समझ में आ गया? नहीं सारे सेम ही रहेगा जो आपने लिखवाया है, कोई फर्क नहीं हाँ, आएगा इसके अंदर? ये इसमें तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये उसको साउथ पोल नॉर्थ पोल कहाँ पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ही होती है क्या? करंट इनटू एरिया। ओके ओके सर। तो ये एक पार्ट खत्म हुआ अभी। अपन इसमें क्या क्या किया है? बायट सावर्ट लॉ, उसकी 2 एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एक ही एप्लीकेशन की है। एक्चुअल में 3 है जो अपन बाद में कभी करेंगे। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक दिन मैंने आपसे पूछा था बताओ पंखे क्यों चलते हैं? पंखे, मोटर में ऐसा क्या होता है कि वो चलते हैं? देखो टॉर्क मोटर क्या लगती है चलती सर। लगती है। एक्चुअल में क्या होता है, मोटर के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑलरेडी, उसमें हम करंट छोड़ देते हैं। तो वायर पे जैसे ही करंट जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स मोटर को चलाता है। अब वो हम फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि अगर हम किसी वायर को करंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, करंट कैरिंग वायर को, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ओके, वो फॉर्मूला भी अपने को कैलकुलेट करना है। मोटर इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है अभी। अगर आपको 10th में याद हो तो आप कॉइल रखते थे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें करंट छोड़ देते थे, तो करंट छोड़ते थे तो उस पर फोर्स लगता था और वो कॉइल ऐसे घूम जाती थी। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स जो उस वायर पे लग रहा है। ये अगले पेज पे जाएगा, अभी मैं इसलिए अगले पेज पे जा रहा हूँ।